ये नागरिकता कानून का विरोध है ही नहीं। इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि 370 एब्रोगेशन हो गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आ गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये लोग कानून ले आए। कोई नागरिकता कानून का विरोध नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उठा के पढ़ ले, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ उनको बेचारों को 5 साल का रिलीफ दिया गया है और उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया ना, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए ना, तो वही राइट्स जब आपको मिलते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, और वही राइट्स अगर दूसरे परसिक्यूटेड लोगों को मिलते हैं तो वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है, बस अल्लाह का नाम रहेगा, इस तरह की वो नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तेरा मेरा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है? आप मुझे बताइए, नागरिकता में अल्लाह कहां से आ गया? नागरिकता में रसूल कहां से आ गए? नागरिकता में इस्लाम कहां से आ गया? यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डेफिनेशन पढ़िए जाके, नंबर्स के हिसाब से आप माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। आप माइनॉरिटी स्टेटस धर्म के आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज्यादा मैं कहती हूँ कि इस देश में क्या हम लोगों ने अनपढ़ों की फौज तैयार करी है। यहीं पे मैं बोलती हूँ कि वो जो अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले आए थे, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर गए थे। क्या हम लोगों ने, ये यूथ, ये पढ़े लिखे हैं, ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र कहलाने लायक भी नहीं है। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम अशेम्ड। अगर आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे और आप एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे तो माफ कीजिएगा, पुलिस हॉस्टल में भी घुस के मारेगी, मेस में भी घुस के मारेगी, लाइब्रेरी में भी घुस के मारेगी, जहां छुप के बैठे होंगे वहां घुस के मारेगी। देखिए, जिन्ना जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, फीमेल जिन्नास भी हो सकते हैं, और समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहां पे जगह जगह गलियों गलियों में ममता ठाकुर के पोस्टर लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। बात करेंगे कैब को, जो अब सीए हो चुका है, एक्ट हो चुका है, जिस पे विरोध चल रहा है और विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहती है, छात्रों के विरोध को दबाना चाहती है, और एक तरीके से सरकार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रही है। और आखिर कैब का विरोध किस लिए किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या इसके पीछे सारी चीजें हैं, और विरोध इतना बढ़ जाता है कि कुछ आपने नारे सुने होंगे सोशल मीडिया पे। इसी पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की माननीय वकील सुबोही खान मैम जुड़ी हुई हैं। मैम से जानेंगे मैम किस तरीके से देखते हैं जो आर्टिकल वॉयलेशंस कहा जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे मैम से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, ये जो सारी चीजें हो रही है, कहा जा रहा है कि छात्रों की आवाज दब रही है। जितेंद्र, देखिए, हर इशू पे हम लोग मोस्टली इसी चीज पे आके बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज को लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह के वर्ड्स। कुछ लोग आके अपने अवार्ड वापस करने स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने जस्ट देखा, अभी भी जस्ट रिसेंटली अवार्ड वापसी गैंग भी आ गया है। तो देखिए, जो आपने टॉपिक पूछा उस पर मैं आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक है एनआरसी, जो कि है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसका मतलब ये है कि इस देश के कौन लीगल नागरिक हैं और कौन लीगल नागरिक नहीं है, और इस देश के लीगल नागरिक अगर आप नहीं हैं तो लीगल नागरिक बनने की क्या प्रोसेस है, वो मेंशन्ड है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, जो अब कानून बन गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए आया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हम लोग इस देश की नागरिकता देंगे। धर्म के आधार पे नहीं, पंथ के आधार पे नहीं, परसिक्यूशन के आधार पे, कि जिन लोगों का मानवाधिकार हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो तीनों कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं, तो वहां पे नेचुरली परसिक्यूशन मुस्लिम्स का नहीं हो रहा है। तो इस वजह से उन 6 पंथों को हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बेस पे नागरिकता देने का फैसला लिया। अब ये वाला जो प्रावधान है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ही आना था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पांच तरीके हैं कि आप कैसे इस देश के नागरिक बन सकते हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी पंथ को, किसी भी फेथ को बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है और आपको इंडियन सिटीजन बनना है, इस देश के नागरिक होने के सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से 5 तरीके हैं। पहला होता है बाय बर्थ, यानी कि जब जन्म, अगर आपका जन्म हुआ इस देश में तो आप इस देश के नागरिक हैं। एक होता है बाय डिसेंट, यानी कि वंश, अगर आपके पेरेंट्स भी इस भारत में जन्मे हैं तो भी आप इस देश के नागरिक हैं। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, कि कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी नागरिकता लेना चाहते हैं इंडिया की, तो आप प्रॉपर्ली लीगल प्रोसेस के थ्रू फॉलो करिए, अप्लाई करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप नागरिक बन सकते हैं। एक होता है नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण। इसका मतलब होता है कि अगर आप पिछले 11 साल से इस देश में रह रहे हैं तो भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट होता है अधिग्रहण,
कि यानी कि भारत ने अगर किसी क्षेत्र की सीमा को अधिग्रहित कर लिया है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि वो पार्ट हमारी कंट्री में आ गया। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो ये अमेंडमेंट हुआ है, जो हम परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को जो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, वो हम नेचुरलाइजेशन वाली कैटेगरी में देने की बात कर रहे हैं, प्राकृतिकरण। यानी कि अगर आप इन 6 पंथों के अलावा और किसी भी पंथ को बिलोंग करते हैं तो आप पिछले 11 साल से अगर इस देश में रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को एक रिलीफ दे दिया गया है कि 11 साल के बजाय अगर आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन 3 देशों के, तो आप अगर 5 साल से भी रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी उनको रिलीफ दिया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के बेस पे। आपके लिए वो टर्म 11 साल है, उनके लिए वो टर्म 5 साल है। सिर्फ 5 साल का जो उनको रिलीफ दे दिया जा रहा है, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल इस देश में क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, ना तो ये धर्म से रिलेटेड कोई बात है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 जो होता है वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी समानता का अधिकार सब नागरिकों को। तो इसमें इक्वालिटी किसकी कहां जा रही है? जो आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्लॉज है कि उचित आधारों पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं कि 1947 में जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था और कुछ चंद मुसलमान बाय चॉइस यहाँ पे रुक गए थे, तो क्योंकि वो उस वक्त नंबर्स में कम थे, तो उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, ताकि उनका परसिक्यूशन ना हो, हालांकि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में वायलेंस नहीं है, बट स्टिल उनका परसिक्यूशन ना हो, हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया ना, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए ना। तो वही राइट्स जब आपको मिलते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, और वही राइट्स अगर दूसरे परसिक्यूटेड लोगों को मिलते हैं तो वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। ये दोगलापन मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता है। आर्टिकल 15 की दुहाई देते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे तो ये है ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिनका मजहबी अत्याचार हुआ है उन इस्लामिक कंट्रीज में या उन मुस्लिम बहुल कंट्रीज में, उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के बेस पे दिया जा रहा है। तो आर्टिकल 15 का भी वायलेशन नहीं है। बोल रहे हैं आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। आप एक बात बताइए, आर्टिकल 21 का वायलेशन क्या किसी को नागरिकता देना, क्या उनको नागरिकता मिलने से आपका कोई राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है? आप क्या बात करते हैं? राइट टू लाइफ तो आप वायलेट कर रहे हैं। जो आप लोग सड़कों पे उतरे पड़े हैं, आप बसें जला रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं, आप पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप जो है किस तरह के